राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज पहले दिन आज मणिपुर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हुई, आगाज हुआ। लेकिन राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर के जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे, उसके विपरीत आज माहौल दिखा मणिपुर के अंदर। और क्या वाकई आज जिस तरह से माहौल दिखा, दिन भर मैं आज ग्राउंड पर रहा और हमारे साथ में यूसुफ अंसारी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन्हीं से जो है इस चर्चा में बात करेंगे, ये भी यहीं पर मौजूद हैं। तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि राहुल गांधी की यात्रा को लेकर के जिस तरह से कयासबाजी हो रही थी, उसके विपरीत जो आज माहौल दिखा, कयासबाजी मैं ये आपको बता देता हूं जो पहले से हो रही थी कि रिपीट यात्रा है, उतनी चलेगी नहीं। इस बार की यात्रा पद यात्रा में भी नहीं है, बस यात्रा है। और दूसरी तरफ मंदिर का इतना जबरदस्त विजुअल जो है टीवी में चल रहा होगा, तो कैसे राहुल गांधी को लेकर के कहां पर स्पेस दिखेगा। लेकिन उसके विपरीत आज पहले दिन का जो आगाज है वो कहा जा सकता है जबरदस्त तरीके से आज मणिपुर में थोबाल में, ये अभी हम लोग इम्फाल में हैं, इम्फाल से करीब 25 किलोमीटर दूर थोबाल के अंदर रैली हुई, क्योंकि यहाँ पर इजाज़त नहीं दी गई। और उसमें ज़बरदस्त तरीके से लोग आए यकीनी तौर पर। और मैंने तो आपको जो वीडियो दिखाई आपने दिन भर देखी है। तो सवाल ये कि क्या राहुल गांधी की यात्रा का जो आगाज हुआ है, इसके बाद मोदी शाह क्या वाकई उनको अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। और सवाल ये भी कि क्या कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जिस तरह से आज जो आगाज दिखा है, इसको अंजाम तक, या अभी कल परसों भी, अब आगे हम इस चर्चा में बात करेंगे जो चैलेंज है उसको लेकर के। तो इसी पर जो हम चर्चा करेंगे, आप लोग सुनिए और आप लोग भी फिर अपनी राय बताइएगा। यूसुफ साहब, आप यहाँ पर मौजूद थे, मैं भी मौजूद रहा, और जिस तरह से हम लोग सुन रहे थे यात्रा को लेकर, क्योंकि यात्रा को लेकर के ऐसा नहीं कि कोई अचानक से हुई यात्रा। पिछली बार जो हुई वो करीब साल भर पूरा हो गया, 30 जनवरी को कंप्लीट हो गई थी। तो उस यात्रा के बाद में जो कयासबाजी लग रही थी वो ये थी कि एक तो बहुत लंबा पीरियड हो गया है, आपने एक यात्रा की और यात्रा के बाद में आप 1 साल तक दूसरी यात्रा को लेकर के असमंजस में चलते रहे, या दूसरी यात्रा को लेकर के जो है वो खबरें आती रही, बातचीत होती रही, लेकिन कोई डेडलाइन या तय तारीख नहीं थी। और फिर अब लोग ये कह रहे थे कि यात्रा गलत टाइम पर जो है वो अनाउंस कर दी, या जो टाइमिंग है वो गलत है, क्योंकि टीवी में सारा विजुअल तो राम मंदिर के नाम का ही चलेगा। और तीसरा कि लोकसभा का चुनाव है। तो आज जिस तरह से आगाज हुआ है, भीड़ आज आपने जो मणिपुर में देखी, और मणिपुर की भीड़ इसलिए खास है क्योंकि मणिपुर में 8 महीने से एक तरह से पूरा बंद है, और इसके बावजूद इतने लोग आए। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या वाकई 2024 को लेकर के मोदी शाह जिस तरह से राहुल को एक तरह से आप ये कहें अनौपचारिक तौर पर, औपचारिक तौर पर नहीं, कि नकार करके चल रहे थे कि अब तो मंदिर है, ये सब कुछ है, तो कोई खास उनको लेकर के जो है वो विटेज नहीं था राहुल को लेकर के। तो और दूसरा, क्या अब कांग्रेस पार्टी ने जैसे आगाज़ किया है, कितने चैलेंज आपको लगता है कि इसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए, क्या कहें? देखिए, कांग्रेस के सामने चैलेंज तो बहुत बड़ा है। और हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए, उन विधानसभा चुनाव में 3 बड़े राज्यों में कांग्रेस की हार से ये चैलेंज और ज़्यादा बड़ा हो गया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। मध्य प्रदेश इनमें सबसे बड़ा राज्य था, जहां 230 सीटें विधानसभा की हैं, 200 राजस्थान में है और 90 वहां पर है छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ कांग्रेस हारी, तो उससे एक परसेप्शन जो कांग्रेस के बारे में पहले से बना हुआ था कि भाई बीजेपी से जहाँ वो डायरेक्ट फाइट में है, वहाँ वो बीजेपी को हरा नहीं पा रही है। तो इन 3 राज्यों में हार से ये परसेप्शन और ज़्यादा मजबूत हुआ है। उसकी वजह से ये हुआ है कि जो कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिन दलों ने मिलकर इंडिया नाम का गठबंधन बनाया है, उस गठबंधन में जो शामिल दल है वो अब कांग्रेस के लिए अपने स्टेट में ज़्यादा सीटें छोड़ने को तैयार नहीं है। तो ये एक बड़ा चैलेंज कांग्रेस के सामने है। तो लोकसभा चुनाव कांग्रेस के लिए तो करो या मरो की स्थिति वाला है। अगर इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं, क्योंकि तमाम राज्यों के अगर चुनावी डेटा को आप उठा करके देखें, तो जिन राज्यों में कांग्रेस लगातार 2 बार हारी, वहाँ उसका सफाया हो गया है। मिसाल के तौर पे पश्चिम बंगाल में आप लीजिए, पश्चिम बंगाल में मेरे ख्याल में 67 में पहली बार वहाँ मंत्रियों की सरकार बनी, उसके बाद से कांग्रेस वहाँ कभी रिपीट नहीं हुई। उसके बाद तमिलनाडु से उसी दौरान में कांग्रेस का सफाया हुआ, 2 बार हारी, उसके बाद वो कभी नहीं लौटी। आपके जो मैं आ रहा हूँ, मैं आपके जो आंकड़े हैं वो बिल्कुल सही है, इस चीज़ को कोई नकार नहीं सकता, और जो पेपर पे चीज़ है उसको कोई कैसे नकारेगा। लेकिन
जो यात्रा को लेकर के पिछली बार उत्सुकता थी, मैं उसी पर आ रहा हूँ। देखिए, यात्रा को लेकर उत्सुकता नहीं है, मैं सिर्फ ये बात कहना चाह रहा था कि लोकसभा चुनाव भी कांग्रेस 2 बार हार चुकी है। तीसरी बार इसलिए जरूरी है कि एक तो क्षेत्रीय दलों को ये लगता है, क्योंकि जेपी नड्डा कुछ समय पहले एक बयान देकर आए थे बिहार में कि क्षेत्रीय दलों का खत्म होना जरूरी है, तो क्षेत्रीय दलों की अपनी मजबूरियां हैं, उनका वोट कांग्रेस का वोट लेके वो अपने आप को खड़ा कर पाए हैं, अब कांग्रेस के साथ उन्हें गठबंधन करना पड़ रहा है, तो वो चीज़ें जो चल रही है वो एक बड़ा चैलेंज है। राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए जो बड़ा संदेश दे रहे हैं, जो पहले उन्होंने दिया, वो एक, मैं मानता हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी का स्टेप था, वो एक कहना चाहिए एक मास्टरपीस था, मास्टर स्ट्रोक था राहुल गांधी का। उस यात्रा से न सिर्फ राहुल गांधी ने देश को समझा, बल्कि देश ने भी राहुल गांधी को समझा, उनकी इमेज में काफ़ी सुधार आया। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, राहुल गांधी की बातों को जब सीरियसली नहीं लिया जाता था, उस यात्रा के बाद राहुल गांधी की बातों को सीरियसली लेना शुरू किया गया। हालांकि उससे पहले भी राहुल गांधी ने कई मौक़ों पर यह साबित किया कि साहब उनकी दूरदृष्टि है, भारतीय राजनीति को लेकर, भारतीय राजनीति की डायनामिक्स को वो बहुत अच्छी तरह समझते हैं, और जो बात वो कहते हैं अल्टीमेटली उसको फॉलो करना पड़ता है। कोरोना के काल में जितनी बातें राहुल गांधी ने पहले कहीं, सबसे पहले उन्होंने कहा कि भाई कोरोना को सरकार सीरियसली नहीं ले रही है, इसे लेना पड़ेगा, अल्टीमेटली बाद में हुआ ये सीबीएसई की परीक्षा को लेकर के और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हुआ। तो भारत जोड़ो यात्रा ने एक संदेश दिया, जो माहौल बना हुआ था देश के अंदर, नफरत का माहौल, उसमें उन्होंने मोहब्बत की दुकान का जो नारा दिया, उसका काफ़ी असर हुआ। और मैं जिम्मेदारी के साथ ये बात कह सकता हूँ कि कर्नाटक और तेलंगाना में जो सरकार बनी कांग्रेस की, उसमें भारत जोड़ो यात्रा का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। अब आते हैं हम इस यात्रा पर जिसका आगाज़ आज हुआ है। आगाज़ बहुत बेहतरीन है। हाँ। हम लोग कल यहाँ आ गए थे, आप सब साथी, हम लोग साथी थे, तो कल भी यहाँ जब हम आए तो शहर से बस से जब हम गुजर रहे थे तो वहाँ पे राहुल गांधी को लेकर के जो लोगों में उत्साह दिखा, जगह जगह पोस्टर बैनर पटे पड़े थे, और लोगों से जो बातचीत हमारी हुई, आपसी बातचीत, तो उसमें उन्हें एक उम्मीद नज़र आती है। कई लोगों ने ये बात कही कि भाई देश के प्रधानमंत्री तो एक बार भी यहाँ नहीं आए हैं, और राहुल गांधी पहले भी मिल के गए हम लोगों से, और उस वक्त वो आए थे जब उनका आना खतरे से खाली नहीं था। सिक्योरिटी एजेंसियों की था भाई कि आपको सिक्योरिटी की थ्रेट है, उसके बावजूद राहुल गांधी यहाँ आए थे, लोगों से कैंप में मिल करके गए थे। और अब जब राहुल गांधी ने यहाँ से यात्रा शुरू की, और आज उन्होंने अपने भाषण में कहा भी कि भाई हम यात्रा मणिपुर से क्यों शुरू कर रहे हैं, इसलिए शुरू कर रहे हैं कि साहब मणिपुर के साथ लोगों के साथ बहुत अन्याय हुआ है और इनको हमें न्याय दिलाना है, ये बात अपील करती है। प्रधानमंत्री में भी उन्होंने तंज कसा, खड़गे साहब ने भी पीएम मोदी पर तंज कसा, और बात सही भी है कि भाई 8 महीने हो गए आप सब जगह घूम रहे हो, एक मणिपुर नहीं आ रहे हो, तो ये बात यहाँ के लोगों को अपील करती है। आज जिस तरह से कड़ाके की धूप यहाँ पर निकली हुई थी, गर्मी लग रही थी, सब लोगों ने अपने स्वेटर, दिल्ली से आए हुए लोगों ने अपने स्वेटर जर्सी सब निकाल के रखी थी, और उस में हज़ारों महिलाओं का टिक कर बैठे रहना, मतलब मैंने ये बात नोट की यहाँ पर कि महिलाओं में बहुत ज़्यादा क्रेज था इस यात्रा को लेकर। मैं इसमें एक छोटी सी चीज़ और जोड़ दूँ, जब सुबह इस यात्रा की कवरेज के लिए मैं उस ग्राउंड में गया तो मैं करीब करीब 10 बजे वहाँ पर पहुँच गया था, और वहाँ पे इतनी कुर्सियाँ मैंने देखी, मैं हैरान रह गया कि कांग्रेस इतनी कुर्सियों को भरेगी कैसे। ये तो पहले दिन ही जो है यात्रा फ्लॉप हो जाएगी, क्योंकि इतनी कुर्सियों को भरना, और वो भी मणिपुर जैसी जगह में, आप यूपी बिहार में भी अगर कहीं पे इतनी कुर्सियां लगा दें तो उसको भरना भी मुश्किल है, चैलेंज है एक। लेकिन वो फिर महिलाएं जैसे आई 11-12 बजे तो जगह नहीं थी, उधर कुर्सियां भरी हुई थी। और जब राहुल गांधी मंच पर पहुंचे तो मीडिया का जो सेक्शन बीच में छोड़ा हुआ था, जहाँ मीडिया के लोग बैठे थे, वहां भी जनरल पब्लिक, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता कहे उन्हें, या जो रैली में राहुल गांधी को सुनने के लिए आए थे, वो भी मीडिया वाले बाड़े में चले गए थे। सब पूरा खचाखच भरा हुआ था माहौल, और लगातार टिक के लोगों ने सुना। इसमें एक चीज और कि जो एंट्री गेट था, उस एंट्री गेट पे सिक्योरिटी को लेकर के 3 गेट बनाए गए थे, उसको बाद में 4 करना पड़ा। तो ये बताता है कि राहुल गांधी की यात्रा को लेके मणिपुर में एक उत्साह दिखा है। और मणिपुर के बहाने अगर हम बात करें पूरे नॉर्थ ईस्ट की, तो इस पूरे नॉर्थ ईस्ट में राहुल गांधी की ये यात्रा एक पॉजिटिव संदेश देकर के जाएगी। कांग्रेस भले ही ये दावा कर रही हो कि साहब ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, राजनीतिक पार्टी की यात्रा है, उसके शब्दों पे गौर कीजिए जो कल जयराम रमेश बता रहे थे कि राजनीतिक दल की यात्रा है, यात्रा राजनीतिक नहीं है। यात्रा के जो मकसद है, जो गोल है, वो राजनीतिक है, लेकिन चुनावी यात्रा नहीं है, ये आइडियोलॉजिकल यात्रा उन्होंने बताया। तो देखिए, पूरे नॉर्थ ईस्ट की जो 25 लोकसभा की सीटें हैं, वहाँ कांग्रेस के पास जो है आज एक सीट नहीं है। लेकिन अब इसके चैलेंज को लेकर के तो हाँ, कांग्रेस के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि कांग्रेस की इस यात्रा में
लोग जो जुड़ रहे हैं, चाहे वो न्याय योद्धा बन के जुड़ रहे हों, कांग्रेस के कार्यकर्ता बन के जुड़ रहे हों, या कांग्रेस से को सपोर्ट करने वाले लोग हों, या कांग्रेस से हमदर्दी रखने वाले लोग हों, इन लोगों के साथ और बहुत सारे लोग पीछे जुड़े होते हैं। मतलब उनका परिवार होता है, दोस्त होते हैं, अड़ोस पड़ोस होता है उनके मिलने, तो ये सब मिलाकर के एक बड़ा वोट बनता है। तो इनको वोटों में कैसे तब्दील करें, यात्रा के बाद इन लोगों से कैसे कांग्रेस कंडक्ट करेगी, ये काम अगर भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया होता तो शायद मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ये दुर्गति पार्टी की नहीं होती। तो यहाँ कांग्रेस लैग कर जाती है कि कांग्रेस का, देखिए पार्टी जब जो चलती है उसमें कई स्तर के लोग काम करते हैं। सबसे पहले एक पार्टी में होता है उनका नेता, जिस नेता के आभामंडल के साथ साथ उस पार्टी के जो पदाधिकारी होते हैं वो जुड़ के काम करते हैं। वो सब मैनेजर्स भी होते हैं नेता को आगे बढ़ाने के लिए। तो पार्टी के पदाधिकारी, उसके बाद होते हैं पार्टी के कार्यकर्ता, उसके बाद नंबर आता है पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं, उसके बाद आता है पार्टी के जो सिंपैथाइजर हैं। तो बीजेपी का प्लस पॉइंट ये है कि पार्टी के जो सपोर्टर हैं और जो सिंपैथाइजर हैं वो एक्टिव पार्टी कार्यकर्ता का रोल निभा रहे हैं। जैसे आज की तारीख में राम मंदिर का मसला आपने बताया, तो राम मंदिर के लिए माहौल बनाने में पार्टी कार्यकर्ताओं से ज्यादा पार्टी के जो सपोर्टर हैं और पार्टी के जो सिंपैथाइजर है उनका रोल बहुत ज़्यादा है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में आपको भी मालूम होगा कि जिस तरह अयोध्या से जो अक्षत आया है या कार्ड बट रहे हैं वो घर घर जाके, वो कौन लोग, उन्हें ना पार्टी में जोड़ना है, ना पार्टी में, ना उन्हें पार्टी से टिकट चाहिए, ना उन्हें किसी वेलफेयर स्कीम से कोई बेनिफिट चाहिए, नौकरी पेशा लोगों का अच्छे से चल रहा है, तो वो पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। तो इस मामले में कांग्रेस लैग करती है कि कांग्रेस का जो सपोर्टर है, कांग्रेस का जो सिंपैथाइजर है, वो कांग्रेस के फेवर में माहौल बनाने में अपना एक्टिव रोल नहीं निभा रहा है। तो उसको कैसे चार्ज करें, राहुल गांधी चार्ज करें, खड़गे जी चार्ज करें, जो भी चार्ज कर सकते हैं वो कैसे चार्ज करें, ये कांग्रेस को सोचना होगा। ये बहुत बड़ी कमी कांग्रेस में है। इसमें एक जो है वो एक चीज़ मैं आगे इसमें ये जोड़ूंगा कि आज जैसे कांग्रेस के एक नेता मिलिंद देवड़ा जो है वो इस्तीफा दे करके चले गए, और आज ही जो है एक कांग्रेस के नेता वो वहाँ पर मेरे से बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि क्या रिस्पॉन्स है, कैसा रिस्पॉन्स है। तो 1 साल पहले जो यात्रा ख़त्म हुई थी, और उस यात्रा में श्रीनगर में उस वक्त मैं मौजूद था कि बर्फ़ पड़ रही है, राहुल गांधी अकेले खड़े होकर के भाषण दे रहे हैं, कुर्सियों पर 4-4 इंच की बर्फ़ जमी हुई है, कोई कुर्सी पर नहीं बैठा हुआ है। लेकिन आपने इतनी मेहनत की, इतना सब कुछ किया, और उसके बाद में आपने एक बेस तैयार किया, लेकिन उस बेस के ऊपर जो पिलर खड़े करने का काम करना था, जो स्थानीय नेताओं को करना था, 1 साल तक कोई नेता मुझे नहीं दिखा जो नेता अपने सोशल मीडिया से मेरे को ये दिखा सके कि उसने अपने इलाके में इस यात्रा के जैसी ही यात्राएं निकाल करके उस चीज़ को भुनाने का, उसको बनाने का काम किया है। तो ये एक कांग्रेस के अंदर एक इतनी बड़ी कमी है कि आप ठीक है घर से निकल गए, यात्रा के लिए आ गए तो बहुत बड़ी बात है, यात्रा कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसको पीछे से बैकअप करने के लिए जो प्लान होना चाहिए वो कांग्रेस के नीचे के जो नेता है वहाँ पर उनको पद चाहिए। अब सरकार है नहीं तो वैसे तो पद मिलेगा नहीं, तो वरना वो टाटा बाय बाय करके एक एक करके निकल रहे हैं। तो ऐसे लोगों को, ऐसे चीज़ों को जो है तय करके उनको बाहर करके सफाई करनी चाहिए। और पता है आज मिलिंद देवड़ा आज गए हैं, लेकिन हमको सबसे पहले से पता है कि मिलिंद देवड़ा की जाने की कोई ब्रेकिंग नहीं थी, तो आज मोहर लगी है। मोहर लगी। दूसरी बात यह है कि देखिए मिलिंद देवड़ा के जाने को बीजेपी ने एक इवेंट बनाया। सुबह सुबह मिलिंद देवड़ा का ट्वीट आना इसीलिए किया गया कि आज राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रहे हैं, तो एक डेंट हो जाए और एक मैसेज आए कि भाई इनसे तो अपने लोग नहीं समझ रहे हैं। और ये सच्चाई भी है कि राहुल गांधी ने 2004 में पार्टी में आने के बाद और 2006 में शायद उन्होंने जनरल सेक्रेटरी का पद संभाला था, उसके बाद से उन्होंने जितने लोगों को जोड़ा अपने साथ, जो टीम एक बनाई थी जिसे टीम राहुल कहा जाता था, उसमें से एक एक करके सब चले गए। मसलन आरपीएन सिंह, जितेंद्र प्रसाद, अशोक तंवर को उन्होंने बड़ा प्रमोट किया। वायरल होती है जिसमें सचिन पायलट बाकी है। इसमें एक सचिन पायलट बचे हुए, आज मिलिंद देवड़ा एक बड़ा। तो मिलिंद देवड़ा का जो जाना तो बड़ा शर्मनाक टाइप का है, उनके लिए शर्मनाक टाइप का है। जिस तरह से उन्होंने जिस फूहड़पन से, जिस भद्देपन से पार्टी छोड़ने का ऐलान किया कि साहब 55 साल पुराने परिवार के रिश्ते को मैं पार्टी से आज खत्म कर रहा हूँ, तो ये और बड़ी शब्दों में भी बड़ा, हाँ मतलब वो उस तरह की बात थी। तो उनके पीछे की वजह ये है कि जो ये पता चली है कि साहब जिस सीट से वो चुनाव लड़ते थे 2004-9 में जीते थे, वो शिवसेना के खाते में चली गई, और वहाँ शिवसेना का 2 बार का जीता हुआ एमपी है। तो वो चुनाव लड़ना चाहते थे, वो सीट उन्हें नहीं मिल रहा है। दूसरी बात ये है राज्यसभा की भी बात पिछले कुछ दिन से वो राहुल गांधी से मिलने की कोशिश कर रहे थे और राहुल गांधी से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। मुझे लगता है कि ये एक बड़ा
बड़ी कमी राहुल गांधी के की तरफ से है, उनके स्टाफ की तरफ से है कि अगर पार्टी के कुछ नेता जो आपकी गुड बुक में रहे हैं, जो आपकी टीम का हिस्सा रहे हैं, और वो अगर आपसे मिलना चाहते हैं तो उन्हें वक्त देना चाहिए, उन्हें तरजीह देनी चाहिए। मतलब दरवाजे जो है वो दिल्ली में रहकर भी आपको खोलने पड़ेंगे। आप ये नहीं है कि यात्रा में है तब तो आप, कोई चाय की टपरी ऐसी है आज जो आप जिक्र कर रहे हैं, राहुल गांधी की बस अचानक से रुकती है, अचानक से राहुल गांधी उतरे और उतर करके एक बहुत सिंपल सी दुकान है, उस सिंपल सी दुकान के ऊपर राहुल गांधी चले गए, वहाँ पर चाय वगैरह आ गई और एक व्यक्ति वहाँ पर आकर के चिल्लाने लगे कि जब राहुल गांधी यहाँ पर 2 बार आ सकते हैं तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं आ सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने वहाँ पर लोगों से बात भी की तो लोगों में एक होप दिखती है राहुल गांधी को लेकर के कि नहीं, एक अच्छा आदमी है, ठीक है, उसको पीएम बनना चाहिए और पीएम को कम से कम अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। लेकिन ये कमी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दिल्ली में जब रहते हैं तो अब आपको मिलना हो, हमें मिलना हो, या कुछ कोई जो है वो किसी नेता से इंटरव्यू ही करना हो एटलीस्ट, तो फिर जो है वो आप घूमते रहिए, डेट नहीं है। इस मायने में मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूँ, 97 से मैं भी कांग्रेस कवर कर रहा हूँ। राहुल गांधी का स्टाफ जो उनसे मिलवाने की जिम्मेदारी जिन लोगों की है वो इररेस्पॉन्सिव है और इररेस्पॉन्सिबल है। वो आप फ़ोन करेंगे, आपका फ़ोन नहीं उठाएंगे, गलती से फ़ोन उठा लिया तो आपसे ढंग से बात नहीं करेंगे, अधूरी बात पे फ़ोन काट देंगे, और किसी वजह से उन्होंने बात पूरी सुन ली तो उसका रिप्लाई नहीं करेंगे, आप फ़ोन कर करके थक जाओगे, दोबारा नहीं मिलेंगे। ऐसी हमारी नहीं, ऐसी बहुत सारी लोगों की शिकायतें हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। कांग्रेस में और भी बहुत बड़े बड़े नेता रहे हैं, हमारा सबसे ताल्लुक़ रहा है, कॉल बैक आते थे। अहमद पटेल तो कांग्रेस में सबसे बड़े नेता थे, 10 साल उन्होंने एक छत्र यूपीए सरकार के दौरान सरकार और पार्टी के बीच सेतु बने रहे, गठबंधन के सहयोगियों के से लगातार वो एक फ़ोन पर अवेलेबल रहते थे। वो जमाना गया, वो 11 बजे के बाद में एक को फ़ोन करके पूछना कि ठीक है, तो वो चीज़ें ठीक है, आप नहीं कर सकते तो आप किसी को तो कुछ तो कहिए भाई। मिलिंद देवड़ा 2 बार एमपी रहे, सरकार में मंत्री रहे। अब अगर उनके वो राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं तो कोई ऐसी नाजायज डिमांड नहीं है जिसको पूरा नहीं किया जा सकता। वो उसको खैर अब वो गए हैं तो कुछ न कुछ उनको रखना ही पड़ेगा भाई, ऐसे तो नहीं होगा। लेकिन मिलिंद देवड़ा का बहुत पहले से मैंने कहा ना कि आज ब्रेकिंग नहीं थी इस बात को, इस मिलिंद देवड़ा के इस्तीफा मेरे लिए ब्रेकिंग नहीं था, बल्कि पहले से तय था। वो ये था कि आज के लिए उनको कम से कम ये काम सौंपा गया था कि आज जब यात्रा निकलेगी तो एक टीवी को एक आप खबर ऐसी दे दो ताकि राहुल की यात्रा के कंपैरिजन में कुछ चला सके वो। लेकिन यह यात्रा पर लौट करके आते हैं, जो मैंने शुरुआत में बात कही, शुरुआत में ये कि ठीक है यात्रा को लेकर के लोगों का एक रिस्पॉन्स है और राहुल को लेकर के भाई लोगों के एक पॉजिटिव साइन दिखाई देता है। लेकिन अब सवाल ये है कि आज 14 तारीख है, 22 तारीख को उद्घाटन हो रहा है राम मंदिर का, और उसका मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि जो बड़ा जिस तरह से आलीशान तरीके से प्रोग्राम किया जाएगा उसको लेकर के, और वो फूल मुरझाने में ही 7 दिन लगेंगे। आपको मालूम है जहाँ पे जितनी सजावट की जाएगी तो 7 दिनों तक तो वो फूल ही नहीं मुरझाएंगे। तो ये यात्रा 15 दिन 20 दिन जो शुरुआत के, और शुरुआती जो होता है ना कि वो सबसे मुश्किल काम होता है, शुरुआती जो चीज़, जो शुरुआती खुदाई करनी हो, शुरुआती कुछ भी करना हो तो सबसे मुश्किल काम होता है। तो ऐसे में टीवी के कंपैरिजन में, हालांकि टीवी वैसे तो कोई इनको उम्मीद भी नहीं रही होगी कि हाँ कुछ जो है इसको लेकर के कुछ ज़्यादा वो होगा, तो कैसे ये यात्रा फिर आगे बढ़ेगी कवरेज को लेकर के या फिर बातचीत को लेकर के, कैसे जो है वो मैसेज देने की काम हो, कैसे होगा ये? देखिए, यात्रा को मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह मिलेगी इसकी उम्मीद तो कांग्रेस को अभी भी नहीं है, पहले भी नहीं थी और अब भी नहीं है। और तो कांग्रेस तो डिपेंड कर रही है कि साहब उनका अपना जो सोशल मीडिया का नेटवर्क है उसके ज़रिए वो अपनी बात पहुंचाएंगे, और बाकी जो यूट्यूबर्स हैं और जो सोशल मीडिया जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जो अपने आप को निष्पक्ष बताते हैं या गोदी मीडिया जो शब्द है वो गोदी मीडिया के कैटेगरी में नहीं आते हैं, वो दिखाएंगे इसको, तो उन पर भरोसा कर रही है। जहाँ तक बात है अपने राम मंदिर का जो प्रॉब्लम चला, देखिए ये एक बड़ा सवाल है कि जो सरकार 10 साल लगातार सत्ता में है और एक से बढ़कर एक वो काम अपना गिनवाते हैं। मोदी जी खुद कई बार कह चुके हैं साहब हम नामदार नहीं, हम कामदार हैं, अखबारों से। तो आखिर काम के लिए, काम के नाम पे वोट क्यों नहीं मांग रहे हैं, राम के नाम पे क्यों, राम की शरण में क्यों मोदी जी को जाना पड़ा है? क्या 10 साल में कोई काम नहीं हुए? बेहतर तो ये होता कि भाई 10 साल में जो काम हुए उनके नाम पे आते। अब बहरहाल राम मंदिर का निर्माण वहाँ हो रहा है और उसके उद्घाटन को एक बड़ी इवेंट बना करके पेश किया जा रहा है। दुनिया भर के जो में रहने वाले हिंदू हैं उनको आकर्षित करने के लिए अयोध्या को एक बड़े टूरिस्ट पॉइंट के रूप में विकसित किया गया है। तो ये एक अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छी बात है, बीजेपी के लिए तो अच्छी बात खैर है ही क्योंकि इससे उसको वोट मिलता है। लेकिन
उसके अलावा बाकी सब चीज़ लोग भूल जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। बीजेपी के राम मंदिर के इस कार्यक्रम में कौन लोग जुड़ रहे हैं? ये वो लोग जुड़ रहे हैं जो शुरू से बीजेपी का कोर वोटर रहे हैं, पहले से वोटर है। जो पहले से राम मंदिर के नाम पर बीजेपी को वोट नहीं देता है, वो अगले चुनाव में भी बीजेपी को वोट नहीं देगा। उनमें से बीजेपी की कोशिश ये है कि इस माहौल को बना करके कुछ और 2-4% वोट हम बढ़ा लें। कि बढ़ पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि अभी 22 तारीख को शुरू होगा, उद्घाटन हो जाएगा। उसके बाद बीजेपी के कार्यक्रम है कि भाई वो बड़ी बड़ी हस्तियों को लेकर के आएंगे, चर्चा में बने रहेंगे, और नेशनल मीडिया उसको इवेंट बना के पेश करेगा। लेकिन ये उन्हीं में होगा कि भाई बीजेपी का जो कोर वोटर है वो उसके साथ इंटैक्ट रहे। लेकिन जब विपक्ष की तरफ से नौकरी का सवाल, बेरोजगारी का सवाल, महंगाई का सवाल और जो रोज़मर्रा की जो समस्याएं हैं उनके सवाल उठेंगे, तो तब तक राम मंदिर निर्माण से जो उभरी हुई भावनाएं हैं वो तब तक उसका उबाल थोड़ा सा ठंडा पड़ चुका होगा। वोट देने जब लोग निकलते हैं तो बहुत सारे वोटर्स जो है वो, जिसे हम फ्लोटिंग वोटर्स कहते हैं, उसकी एक बड़ी संख्या है। और अभी एक CSDS का एक सर्वे आया है जिसमें ये बताया गया कि सब राजस्थान में 37% लोगों ने आखिरी टाइम पे डिसाइड किया कि वो किसको वोट देंगे। वो भी तब दिया जब वो घर से निकल गए और मतदान केंद्र तक पहुंचे। तो अगर लोकसभा में ये 37% नहीं भी हुआ, 20% भी ऐसे लोग हुए, तो वो 20% के जो इनर कॉन्शियस होगी तो वो उसका एक रिजल्ट पे असर पड़ेगा। दूसरी बात यह है, हर चुनाव पहले चुनाव से अलग होता है। हर मुद्दा, कौन सा मुद्दा हो सकता है कि जो फ्लोटिंग वोट है वो बीजेपी को ही पक्ष में वोट करें, लेकिन हम लोकतंत्र में रहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत माना जाता है और हर व्यक्ति जो 18 साल का है उसको वोट देने का अधिकार है। और अब तो ऐसा हो रहा है, पहले तो एक ज़माने में ऐसा होता था कि भाई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर कास्ट, एक पर्टिकुलर इलाका, एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट देते थे, एक पर्टिकुलर मुद्दे में साथ होते थे। अब ऐसा नहीं हो रहा है, अब इसका डिसेंट्रलाइजेशन हो चुका है। एक परिवार में अगर 5 वोटर हैं तो हो सकता है 5 वोटर 5 अलग अलग पार्टी को वोट दे रहे हो, या उसमें ऐसे भी हो सकता है 2 एक पार्टी को दे रहे हो और 3 दूसरी पार्टी को दे रहे हो। हमारे एक मित्र हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई 2014 में हमने मोदी जी को वोट दिया था, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि मोदी जी देश के लिए अच्छा करेंगे, और उन्होंने बड़े बड़े वादे भी किए थे। लेकिन 2016-17 आते आते हमारा मोह भंग हो गया। तो 2019 में हमने मोदी जी को वोट नहीं दिया, लेकिन हमारी पत्नी ने मोदी जी को वोट दिया। इसलिए वोट दिया कि वो मंदिर कमेटी से जुड़ी हुई हैं और मंदिर में जो प्रोग्राम चलते हैं उनकी उसमें आस्था है और वो देती हैं। लेकिन हमारा बेटा फर्स्ट टाइम वोटर था, उसने आम आदमी पार्टी को वोट दिया। तो ऐसा हर परिवार में हो रहा है अब। तो इसलिए ये कह देना कि भाई 2000 आज हम 14 जनवरी में खड़े हैं, वोट मतदान जब होगा तो अप्रैल शुरू हो चुका होगा। तो इस बीच में जनवरी का आधा महीना है, मार्च का पूरा महीना है, फरवरी का पूरा महीना है, और तो तीसरे 2.5 महीने तो लगभग पूरे हैं। तो 2.5 महीने में क्या चीज़ें रुख लेती है, पॉलिटिकल डायनेमिक्स क्या कहती है, किधर की तरफ घूमती है, अभी कहना बड़ा मुश्किल है। तो देखिए, यही जो है वो बड़ा सवाल है कि जिस तरह से दिल्ली दरबार के अंदर चर्चाएं हो रही होंगी आज से पहले कि यात्रा को कोई खास तवज्जो नहीं मिलेगी, ये राहुल की यात्रा एक रिपीटेड यात्रा है और अब उसको लोग देखेंगे नहीं, तो कम से कम पहला दिन तो ये कहा जा सकता है कि राहुल ने उस खेल को या उस रणनीति को आज पहले दिन तो पलट दिया। अब आगे कल या उससे और 15 दिन बाद, 20 दिन बाद इस यात्रा को कैसा क्या रिस्पॉन्स रहेगा। आगाज आज शानदार है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कांग्रेस के भी अपने चैलेंज हैं। और दूसरी बड़ी बात कि इस मंदिर मूवमेंट के बाद में 22 तारीख को ये होगा, 15 दिन का आप मान करके चलिए कि अभी 5-6 दिन की शुरुआत की, जिसमें से 20 तारीख से पहले आप ये मान करके चलिए कि आज 14 तारीख से और 17-18 तारीख तक इस यात्रा को लेकर के करेज एक जो है वो खबर कहीं ना कहीं रहेगी। और उसके बाद में 18 तारीख के बाद में तकरीबन मान करके चलिए 24-25 तारीख तक पूरा का पूरा एक मंदिर को लेकर के 24 घंटे, हालांकि वो अब भी 24 ही है, लेकिन उसमें कुछ हद तक जो है स्पेस यात्रा को या और चीज़ों को मिल जाता है। तो अब सवाल ये है कि जिस तरह से आगाज आज राहुल गांधी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुआ है, आगे इसको कैसे बरकरार रखेंगे और क्या मोदी शाह उनकी जोड़ी सिर्फ और सिर्फ मंदिर के सहारे 2024 के चुनाव को निकाल ले जाएगी, या ये यात्रा का आज जो आगाज हुआ है वो ये कम से कम बताने के लिए काफ़ी है कि मणिपुर जैसे राज्य में जहाँ पर
8 महीने से सब कुछ बंद पड़ा है, और वहां पर भी अगर इतने लोग निकल करके आ सकते हैं और इसमें से अगर 20% 30% लोग भी अगर वोट करेंगे तो फिर माहौल कुछ भी हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बात करने के लिए समय दिया। आपका इस बातचीत के बारे में जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।